फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म पढ़ी थी, उसके बाद की नॉर्मल फॉर्म आज हम देखेंगे। सर्वप्रथम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमने देखा था कि कोई भी टेबल एटॉमिसिटी को फॉलो करती है, मींस कि उस टेबल में अगर ए की सिंगल वैल्यू है देन उसको हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। दूसरी सेकंड नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में अगर वो टेबल फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी को फॉलो करती है तब वो टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कहलाती है। आज हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में टेबल को होने के लिए सबसे पहले उस टेबल को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और उसके बाद उसमें ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। इट मीन्स ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी कहती है इफ A टेंड्स टू B, B टेंड्स टू C, देन A टेंड्स टू C इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी। इसका मतलब है अगर कोई कॉलम, एक कॉलम दूसरे कॉलम को ड्राइव कर रहा है, दूसरा कॉलम तीसरे कॉलम को ड्राइव कर रहा है, तो पहला कॉलम तीसरे कॉलम को ड्राइव करेगा। हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म की, फिर उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। A relation that is in first and second normal form and in which no non-primary attribute is transitivity dependent on the primary key, then it is called a third normal form. It means transitivity की प्रॉपर्टी हम रिमूव करेंगे इसमें, तब वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहलाएगा। आइए एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल में हमने एक टेबल लिए, टेबल 4 स्टूडेंट टेबल है, जिसमें स्टूडेंट नंबर है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट स्टेट है, स्टूडेंट कंट्री है और स्टूडेंट एज है और इसका डेटा आपका ये गिवन है। अगर हम देखें तो स्टूडेंट नेम इज डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट स्टेट is dependent on student number and student age is also dependent on student number। इसका मतलब है फंक्शनल डिपेंडेंसी में अगर हम देखें तो स्टूडेंट नंबर से क्या क्या ड्राइव हो रहा है, हम स्टूडेंट नेम को ड्राइव कर पा रहे हैं, स्टूडेंट नंबर से ही स्टूडेंट स्टेट को ड्राइव कर पा रहे हैं और स्टूडेंट नंबर से ही स्टूडेंट एज को ड्राइव कर पा रहे हैं। अब एक और उसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी है, फंक्शनल डिपेंडेंसी जो कि स्टूडेंट कंट्री की है। स्टूडेंट कंट्री जो है वो आपकी स्टूडेंट स्टेट से ड्राइव हो रही है, यानी कि यहां पर आपकी ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी है। कैसे? स्टूडेंट नंबर ड्राइव्स द स्टूडेंट स्टेट एंड स्टूडेंट स्टेट ड्राइव्स द स्टूडेंट कंट्री। It means it follows the transitivity property। अब हम इसको रिमूव करने के लिए हम इस टेबल को ब्रेक डाउन करेंगे दो टेबलों में। कैसे? अब हम इस टेबल को स्टूडेंट टेबल एक बनाएंगे जिसमें हम डेटा लेंगे स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फोन नंबर, स्टूडेंट स्टेट एंड स्टूडेंट एज। दूसरी टेबल लेंगे हम जिसमें स्टेट कंट्री का बनाएंगे, जिसमें स्टूडेंट स्टेट और कंट्री को हम रखेंगे। इससे हमारी ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी रिमूव हो गई, जिससे हमें जो अपडेट एनोमलीज आती और रिडंडेंसी जो कुछ भी होती बची हुई वो भी अब इसमें कम हो जाएगी। जैसे कि अगर आप देखें तो अगर आप पंजाब स्टेट, राम पंजाब का है, ठीक है, सुरेश पंजाब का है, ठीक, तो आप इंडिया इंडिया बार बार लिख रहे हैं। अगर अब हम इसे
इस एक टेबल जब बना देंगे स्टूडेंट स्टेट और स्टूडेंट कंट्री, एक अलग टेबल, इन दोनों कॉलम को लेके अगर हम अलग टेबल बना देंगे तो केवल एक स्टेट पे हमें उसकी कंट्री दिखाएंगे। तो हमारे रिडंडेंसी, हमें जैसे कि यहाँ पर बार बार हमें इंडिया 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 लिखना पड़ रहा है, या कोई भी कंट्री, जो भी कंट्री होगी उस स्टेट पे दिखना पड़ेगा। जितनी बार वो स्टेट आ रही होगी तो उतनी बार हम उसकी कंट्री को रिपीट कर रहे होंगे, तो वो रिडंडेंसी कम हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि हम उसको अब अलग कर लेंगे। जैसे कि अगर हम इसी टेबल को ले लें, अगर हम इसी टेबल का एग्जाम्पल देखें तो हमारा अब डेटा बन जाएगा स्टूडेंट नंबर 1 राम हरियाणा 20, 2 राम पंजाब 19, 3 सुरेश पंजाब 21, और एक दूसरी जो टेबल बनेगी जो हम डिकम्पोज करके बना रहे हैं, डिवाइड करके बना रहे हैं, वो बनेगी हरियाणा इंडिया पंजाब इंडिया। इस तरीके से आप ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी को रिमूव करेंगे। अब हम देखते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज कंसिडर्ड एडिक्वेट फॉर नॉर्मल फॉर्म रिलेशन डेटाबेस डिजाइन बिकॉज मोस्ट ऑफ द थर्ड नॉर्मल फॉर्म टेबल आर फ्री फ्रॉम इंसर्शन डिलीशन अपडेशन एनोमलीज। बेसिकली हम पूरे नेचुरल जब हम वर्किंग करते हैं, ठीक है, या डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं तो मोस्टली हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक ही हम बनाते हैं, क्योंकि इसमें हमारी मोस्टली सारी एनोमलीज जितनी हमने डिस्कस करी थी प्रीवियस लेक्चर में वो हमारी रिमूव हो जाती है और रिडंडेंसी कम से कम होती है। अब हम नेक्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी देखते हैं जो कि आपकी वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म डिपेंडेंसी है। ये नॉर्मल फॉर्म हमारी अपनी टेबल में हमने नहीं दर्शाई थी, क्योंकि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म का एक स्पेशलाइज्ड वर्जन है। इसको हम वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म कहते हैं या 3.5 नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं। अब इसको हम शॉर्टकट में BCNF भी बोलते हैं। आगे अभी हम सबसे पहले टेबल को थर्ड NF में यानी कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। इसके अलावा हमें इफ इन केस A टेंड्स टू B कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो A शुड बी आ सुपर की ऑलवेज, तब हम उसको BCNF कहेंगे उस टेबल को। आर रिलेशन, अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। आर रिलेशन इज इन BCNF if and only if X is a super key for every functional dependency where X tends to Y. It means आपके X को हमेशा जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है उन सब में हमारी X शुड बी, जो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड में है, वो हमेशा सुपर की होना चाहिए। वो कभी भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं हो सकता है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक टेबल लेते हैं, ये टेबल देखिए, ये टेबल में हमने स्टूडेंट आईडी ली है, सब्जेक्ट लिया है और उसके प्रोफेसर का नाम लिया है। तो इसका डेटा गिवन है हमारे पास ये, ठीक। ये आपकी अगर हम देखें तो स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट टेंड्स टू सब्जेक्ट और सब्जेक्ट टेंड्स टू प्रोफेसर। अगर आप देखें तो जावा आपके दो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, P जावा और P जावा 2, अलग अलग प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं सेम सब्जेक्ट को। तो ये एक मतलब टेबल है जो कि आपकी अगर आप देखें तो प्राइमरी की कौन कौन सी है, स्टूडेंट आईडी टेंड्स टू सब्जेक्ट, यानी कि स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, और सब्जेक्ट इज टेंड्स टू प्रोफेसर, ये भी सही है, यानी कि सब्जेक्ट इज ऑल्सो अ प्राइमरी की। अगर हम इस टेबल की बात करें तो हम स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट दोनों को मिला के हम हर एक कॉलम को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हर एक टपल को
डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इट मीन्स जो हमारी सुपर की है या प्राइमरी की है वो हमारी स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट दोनों को मिला के है। क्योंकि अगर हम देखें तो अगर हमें प्रोफेसर पी डॉट जावा प्रोफेसर, पी डॉट जावा 2 प्रोफेसर को अगर हमें सेग्रीगेट करना पड़ेगा, अगर हमें अलग अलग करना है, तो हमें सब्जेक्ट का नेम सेम है बट स्टूडेंट आईडी डिफरेंट है, तो दोनों को हमें अलग अलग करना है। और हमें अगर जावा सब्जेक्ट को अलग करना पड़ेगा तो हमें स्टूडेंट आईडी का भी लेना पड़ेगा। स्टूडेंट आईडी ये है, तो हम दोनों को अलग अलग देख सकते हैं। और ये नॉर्मल फॉर्म जो है एटॉमिसिटी है इसमें, इट मीन्स फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को फॉलो कर रही है। फंक्शनल डिपेंडेंसी है क्योंकि सब्जेक्ट डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट आईडी एंड प्रोफेसर इज डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट बोथ। इट मीन्स इट इज फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट। इट मीन्स ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म भी फॉलो कर रही है। और यहाँ पर ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी नहीं लागू, फॉलो नहीं हो रही, तो आपका इट मीन्स ये आपकी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी है। अब हम इस टेबल को BCNF में कन्वर्ट करेंगे, तो हम इस टेबल को 2 टेबल्स में ब्रेक डाउन करेंगे, स्टूडेंट आईडी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्रोफेसर। क्यों? क्योंकि अगर हम एक फंक्शनल डिपेंडेंसी देखें इसमें, प्रोफेसर टेंड्स टू सब्जेक्ट, हम इसको रिवर्स में भी तो एक फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी क्रिएट हो सकती है। प्रोफेसर टेंड्स टू सब्जेक्ट, प्रोफेसर का नाम जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ये भी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है। जिसकी वजह से अगर हम कहें कि अगर हम बोलें कि प्रोफेसर टेंड्स टू सब्जेक्ट, देन P is not a candidate key or a super key. It means this table is not in a BCNF form. BCNF का रूल पढ़ेंगे तो BCNF में हम बार फिर से बता देता हूं आपको। BCNF में सबसे पहले था कि वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, और सेकंड रूल था कि इफ A tends to B तो A should be super key। तब हम इस टेबल को ब्रेक डाउन करेंगे अब, और हम उस टेबल को ब्रेक डाउन करके हमारा रिजल्ट बनेगा ये। To make this relation table in BCNF, we decompose this table into 2 tables, which is student table। यहाँ पर आपका स्टूडेंट आईडी है और आपका प्रोफेसर सब्जेक्ट प्रोफेसर PID है और प्रोफेसर आईडी है, और प्रोफेसर आईडी जो है वो वहाँ पर प्रोफेसर नेम और सब्जेक्ट का नाम है। तो इस टेबल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा, स्टूडेंट आईडी टेंड्स टू प्रोफेसर आईडी और प्रोफेसर आईडी टेंड्स टू प्रोफेसर एंड सब्जेक्ट। तो हमारा ये डिफरेंशिएट हो गया। जैसे कि अगर आप सोचें कि स्टूडेंट 101 को आपका प्रोफेसर 1 भी पढ़ा रहे हैं और प्रोफेसर 2 भी पढ़ा रहे हैं, और 1 का सब्जेक्ट नेम क्या है ये है और प्रोफेसर का नाम क्या है, और 2 का प्रोफेसर का नाम क्या है और सब्जेक्ट नेम क्या है, वो ये केवल है। तो बेसिकली हम फिर से डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन हमारी क्या कह रही थी? डेफिनेशन, अ रिलेशन इज इन BCNF इफ एंड ओनली इफ X इज ए सुपर की फॉर एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी। हर कोई जितनी फंक्शनल डिपेंडेंसी आपकी टेबल में है उन सब के लिए X शुड बी अ सुपर की। देन X टेंड्स टू Y इन a given relation is called in a BCNF form। अब BCNF के बाद हम आते हैं 4th नॉर्मल फॉर्म में। 4th नॉर्मल फॉर्म जो होती है, 4th नॉर्मल फॉर्म के लिए फिर अगेन 2 कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। रिलेशन मतलब रिलेशन मीन्स टेबल को 4th नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए 2 कंडीशंस सेटिस्फाई होने चाहिए। पहली कंडीशन है
टेबल शुड बी इन BCNF और थर्ड NF, या तो वो थर्ड NF में हो या फिर वो BCNF में हो। और सेकेंड कंडीशन, देयर शुड बी नो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, यानी कि मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी उसमें फॉलो नहीं होना चाहिए। मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी क्या होती है ये अब हम आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पर दो टेबल हैं जहाँ पर आपका स्टूडेंट आईडी, कोर्स नेम और हॉबी लिखे हुए हैं। अगर हम इसका डेटा पढ़ें तो वन स्टूडेंट आईडी का कोर्स नेम है साइंस और दूसरा कोर्स नेम है मैथ, और उसकी हॉबीज़ भी दो हैं, क्रिकेट और हॉकी, यानी कि कोर्स नेम भी डबल और हॉबी भी डबल। तो कायदे में इसकी आपकी 4 रोज बनी। कैसे? अगर हम स्टूडेंट आईडी साइंस लेंगे तो उसकी हॉबी है क्रिकेट, अगर हम स्टूडेंट आईडी 1 का मैथ लेंगे तो उसकी हॉबी है हॉकी, अगर हम स्टूडेंट आईडी 1 लेंगे और उसका साइंस लेंगे तो उसकी हॉबी है हॉकी, और स्टूडेंट आईडी 1 का उसका मैथ लेंगे तो उसकी हॉबी है क्रिकेट। इट मीन्स अगर हमें एक स्टूडेंट की 2 कोर्स उन ऑप्ट कर रखे हैं, साइंस और मैथ, और 2 उसकी हॉबी है क्रिकेट और हॉकी, तो उसकी टेबल जो जनरेट होगी, जो क्रिएट होगी, वो इस फॉर्म में आपकी क्रिएट होगी, यानी कि 2 रोज को आप 4 रोज में करेंगे क्रिएट। दिस इज अ मल्टी वैल्यूड कॉलम। मल्टी वैल्यूड बेसिकली मीन्स कि हॉबी आपकी 2 है और कोर्स भी आपके 2 हैं, यानी कि एक से ज्यादा एक कॉलम में डेटा जनरेट हो रहा है, यानी कि आप SID को बार बार आप रिपीट कर रहे हैं, यानी कि हॉबी को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, क्रिकेट क्रिकेट, हॉकी हॉकी, कायदे में एक स्टूडेंट की एक ही बार हॉबी आना चाहिए थी। ये टेबल आपकी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, ऑलरेडी है। अब हम इसको फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगेन हम इसको डिकम्पोज करेंगे। और डिकम्पोज कैसे करेंगे? सिंपली हम मोर देन 1, मतलब अच्छा, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में एक चीज और, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में हमेशा 3 कॉलम होंगे, मोस्टली 3 कॉलम होंगे हमेशा। अगर आप देखें कोर्स आईडी, कोर्स नेम एंड हॉबी, तो दे आर 3 कॉलम्स। इस पे डिपेंडेंट आपकी मल्टीपल कॉलम बन रहे हैं, साइंस के भी मल्टीपल कॉलम बन रहे हैं और मैथ के भी मल्टीपल कॉलम बन रहे हैं। इट मीन्स अब हमने इसको डिवाइड करा, तो डिवाइड करके जब हमने डिकम्पोज किया फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में बनाने के लिए, यानी कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को हटाने के लिए, तब आपका हमने 2 टेबल क्रिएट करी, एक स्टूडेंट आईडी कोर्स और एक स्टूडेंट आईडी हॉबी मिला के, जिसमें स्टूडेंट आईडी 1 साइंस है, स्टूडेंट आईडी 1 मैथ्स है, स्टूडेंट आईडी 2 C# है, स्टूडेंट आईडी 2 PHP है, स्टूडेंट आईडी 1 क्रिकेट है, स्टूडेंट आईडी 1 हॉकी है। यानी कि यहाँ पर आपने उस चीज़ को डिवाइड कर दिया। आपका यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स वैल्यू की एंट्री नहीं हो रही, यानी कि 1 साइंस वहाँ पर हो रही थी, 1 साइंस क्रिकेट, 1 साइंस हॉकी, वहाँ पर मल्टीपल टाइम सेम कॉलम की एंट्री हो रही थी। यहाँ पर हमने उसको डिकम्पोज करके केवल 2 ही बार उसको एंट्री करा रहे हैं। इट मीन्स दिस बिकम्स फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन फिर से हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट शुड बी इन BCNF और थर्ड NF, और इट शुड नॉट हैव एनी मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। तब आपका डेटा मल्टीपल वैल्यूज में नहीं होना चाहिए। अब हम आखिरी नॉर्मल फॉर्म पढ़ते हैं, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, और वी कैन से प्रोजेक्टेड नॉर्मल फॉर्म। ये आपकी जॉइंट डिपेंडेंसी पे बेस होती है। इसकी डेफिनेशन कहती है, इस
fifth normal our relation R is in fifth normal form if and only if it satisfy the following conditions. कौन कौन सी कंडीशन? दो कंडीशन होंगी. पहली कंडीशन कि टेबल को फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए. दूसरी कंडीशन होगी नॉन लॉस डिकम्पोजिशन, यानी कि लॉसलेस डिकम्पोजिशन होना चाहिए और ज्वाइंट डिपेंडेंसी होनी चाहिए. एक ही बात है, कैन नॉट बी फर्दर नॉन लॉस डिकम्पोजिशन. कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम फिर से टेबल को डिवाइड करके अगर हम ज्वाइन कर रहे हो तो उसमें हमारा कोई इंफॉर्मेशन लॉस हो जाए. तो आपका ज्वाइंट डिपेंडेंसी को फॉलो करना चाहिए. आप एग्जाम्पल देखते हैं. मान लीजिए ये ACP टेबल को अगर हम देखें तो आपकी 3 कॉलम है, एजेंट, कंपनी, प्रोडक्ट. एजेंट में A1 PQR एक कंपनी नेम है और उसका प्रोडक्ट नाम है नट. A1 PQR बोल्ट, A1 XYZ नट, A1 XYZ बोल्ट. यानी कि एक एजेंट है, ठीक है, उसके कंपनी से कुछ सामान खरीदता है और वो सप्लाई करता है. अगर हम इसको ये फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है और हम इसको डिकम्पोज करें बेसिकली हम इसको और ब्रेक डाउन करें, तब इसकी 3 टेबल्स क्रिएट होंगी. एक R1 एजेंट कंपनी, एक एजेंट प्रोडक्ट और एक कंपनी प्रोडक्ट. अगर हम इसी टेबल को हम देखेंगे तो एजेंट कंपनी में डिवाइड करेंगे तो A1 किसको दिखा रहा है? PQR को और A1 XYZ को और A2 PQR को. यानी कि ये डेटा आपका फिल हो गया. दूसरा, अगर हम दूसरी टेबल देखें एजेंट और प्रोडक्ट की, तो ये एजेंट प्रोडक्ट की जो टेबल है वो A1 नट, A1 बोल्ट को सप्लाई कर रहा है और A2 केवल नट को सप्लाई कर रहा है. ये आपकी A2 टेबल, R2 टेबल. अगर हम थर्ड में डिकम्पोज जब करेंगे हम इसे, तो यानी कि PQR कंपनी जो बना रही है वो नट बना रही है, PQR कंपनी आपकी बोल्ट बना रही है और XYZ कंपनी आपकी नट बना रही है और बोल्ट बना रही है. तो ये आपकी R3 हो गई. अगर हम इस 3 रिलेशंस को, मतलब अब हमने जैसे डिकम्पोज तो कर दिया, बट अगर हम इसे नेचुरल ज्वाइन लगा के अगर हम वापस फॉर्म करें इस कंपनी को, तो ये इजीली नॉन लॉस, यानी कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए और ये कंबाइन हो जाना चाहिए, तब डिपेंडेंसी फॉलो होती है और इसको हम 4/5 नॉर्मल फॉर्म में कहेंगे. एग्जाम्पल पे तौर पे अगर आप देखें तो R1 और R2 को ज्वाइन कीजिए. अगर हम R1 R2 को ज्वाइन करेंगे तो आपकी R1 और R3 को ज्वाइन कीजिए. R1 R3 को ज्वाइन करेंगे तो R1 R3 को जब भी ज्वाइन करेंगे तो हमारा A1 A2 A1 PQR और बोल्ट ऐसे ही A1 PQR नट, ऐसे ही A1 XYZ नट, ऐसे ही A1 XYZ बोल्ट, A2 PQR नट, A2 PQR बोल्ट आएगा. उसके बाद हम जब हमारी टेबल फॉर्म हो गई R13, यानी कि 1 और 3 को मिला के जब टेबल फॉर्म हो गई और हम इसको ज्वाइन करेंगे R2 से, तब हमारी टेबल जो ओरिजिनल ऊपर वाली टेबल है जो हमने अभी देखी मेन टेबल, वो आपकी डेवलप होके आ जाएगी वापस एक सेम हूबहू. देन अगर हम किसी टेबल को अगेन डिकम्पोज करते हैं आफ्टर 4th नॉर्मल फॉर्म, देन उसको रिकम्बाइन करने पे या नेचुरल ज्वाइन करने पे उसका कोई भी डेटा लूज नहीं होना चाहिए. देन lossless joint decomposition, then it is called a
फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। फिर से हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आर रिलेशन इज इन फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। R should be ready in fourth normal form. It cannot further non-loss decomposed, यानी कि अगेन अगर हम फिर भी अगेन और हम उसको डिकम्पोज कर रहे हैं तो वो नॉन लॉस डिकम्पोजिशन होना चाहिए, लॉसी डिकम्पोजिशन नहीं होना चाहिए। देखिए फिर से यहाँ पर देख लीजिए एक बार और। आर रिलेशन आर इज इन फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म इट ओनली इफ every joint dependency in R is applied by the candidate key of R. Our relation decomposed into two relation must have lossless joint property. अगर हम उसे join करें तो कोई भी इंफॉर्मेशन लूज नहीं होना चाहिए, कोई भी टपल लूज नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आपका पांचों की नॉर्मल फॉर्म DBMS की कन्वर्ट फिनिश होती हैं।